Hello everyone, Sanjay Nisad this side. I am currently pursuing my masters in sociology from JNU और हम आज दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि हम मीन, मीडियन एंड मोड के प्रॉपर्टीज जानने का ट्राई करेंगे कॉन्सेप्चुअली, बिना रटे समझने का ट्राई करेंगे। एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एंड सेकेंड दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है एंड उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। अगेन हम यहाँ पे रटने का ट्राई नहीं करेंगे बट विद एग्जाम्पल समझने का ट्राई करेंगे और क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं अलग अलग प्रकार के प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वो हम समझने का ट्राई करेंगे ताकि जो रट्टाफिकेशन का या जो रूट लर्निंग का प्रोसेस है यहाँ से ख़त्म हो सके। तो हम सबसे पहले आते हैं मेन मीडियन मोड में। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए आप यहाँ पे कि जो मेन मीडियन मोड है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा बोलते हैं। बेसिकली कि कोई एक डेटा है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई नंबर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं और इसीलिए हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं और उसमें तीन टाइप्स आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है ना। एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको स्टार्ट करने से पहले दो टाइप के डेटा होते हैं। एक जो होता है ग्रुप्ड डेटा होता है और एक जो होता है वो अनग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 10 स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स पूछे और आपको मार्क्स पता चले ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, 80। दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। एक्चुअली सॉरी, आई हैव रिटन इट, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा, राइट। ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि हमने इसको कुछ ग्रुपिंग्स में बांट दिया। फॉर एग्जांपल कि 30 से लेके 60 में टोटल 3 कैंडिडेट हैं एंड उसके बाद से 3 नहीं 4 एक्चुअली, एंड देन 70 से लेके 80 तक में आपके 2 कैंडिडेट्स हैं। तो दिस इज ग्रुप डेटा। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अब हम सीधे मेन मीडियन मोड के प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि मीन निकलता कैसे है। मीन निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा दिए हुए हैं, जैसे 9 है, 6 है, 12 है, 5 है, 3 है। मान लीजिए कि ये टोटल आपका आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया है, ये टोटल 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है ना। नाउ आप मेन निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, इन पाँचों को जोड़ते हैं और जो टोटल नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इन पाँचों को मान लो आपने जोड़ा तो आपको 35 आया और उस 35 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट 7। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसीजर टू कैलकुलेट मीन। अब एक चीज़ ये समझिए कि आप यहीं पे आप इसकी प्रॉपर्टी भी समझने का ट्राई कीजिए कि जब भी आप मीन निकालते हैं तब आप सारे डेटा को इंक्लूड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन कि मीन निकालने के लिए आपको सारे डेटा को कंसीडर करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए 5 डेटा थे, 5 आपके क्या बोलते हैं आइटम्स थे और इन पांचों में से आपने कोई एक भी मिस कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने 3 मिस कर दिया, 5 मिस कर दिया, तो आप जो है वो पूरे डेटा का मीन नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इन 5 लोगों का मीन निकालने के लिए आपको सिंगल सेपरेटली इंडिविजुअली सारे लोगों का आपको डेटा कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सारों को जोड़ोगे और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने का ट्राई करोगे। तो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज दैट नीड्स टू बी मेमोराइज। फर्स्ट की ऑल items, all units are included, and second, if any unit is missed then means cannot be calculated। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मीन निकल गया 7। अब मीन से डेविएशन निकालने का क्या मतलब है। डेविएशन का मतलब ये समझिए, डेविएशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअली ये 7 से कितना डिफर करते हैं। मान लीजिए कि 7 से 9 जो डिफर करेगा -2 होगा, 7 से 6 डिफर करेगा 1 होगा, 7 से 12 डिफर करेगा तो -5 होगा। ठीक है ना। 7 से 5 डिफर करेगा तो क्या बोलते हैं 2 होगा और 7 से 3 होगा तो 4 होगा। जब हम ये डेविएशन निकालेंगे और इन सारे डेविएशन को जोड़ दें, इन सारे डेविएशन निकाल के इनको जोड़ दें तो आपका जो टोटल आता है वो हमेशा 0 होता है। जस्ट विजुलाइज दिस थिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीन है वो आपका वो सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट से आप उस पॉइंट के राइट साइड के आइटम्स का जब डेविएशन निकालेंगे और लेफ्ट साइड के आइटम्स का डेविएशन निकालेंगे तो कुछ डेविएशन पॉजिटिव में आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 4 है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। कुछ डेविएशन आपके नेगेटिव में आ रहे होंगे, -5, -2। तो इन दोनों को, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 0 हो जाएगा। इसी को कई जगहों पर टेक्निकल फॉर्म में लिखा जाता है कि यदि आप मीन से उनके आइटम, जिन आइटम्स के थ्रू मीन निकला हुआ है, उनसे डेविएशन निकालेंगे तो आपका टोटल इक्वल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ समझनी थी। अब हम आते हैं
एक और अब हम अलग केस पे आते हैं जहाँ पे ऐसा डेटा है जिसमें जो डेटा है, उन डेटा जो भी डेटा दिए हुए हैं उसमें कोई एक ऐसा वैल्यू है जो कि बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ डेटा लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है, उसमें से एक स्टूडेंट ने 9 स्कोर किया, दूसरे ने 7, तीसरे ने 12, चौथे ने 5 और चौथे ने 103 स्कोर किया है। नाउ दिस इज अ एक्सट्रीम स्कोर। आप देख सकते हैं कि इन 5 लोगों में से ये स्कोर जो है वो इन 4 से एकदम अलग है। ऐसे स्कोर जो कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले होते हैं उनको आउटलायर्स बोला जाता है। अब जरा सोच के देखो, इन 5 लोगों का जो आपका क्या बोलते हैं मीन था वो 7 था, पर इन 5 लोगों का जो मीन है वो 27 है। देयर इज ए स्टार्क डिफरेंस बिटवीन मीन, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू की वजह से। अदरवाइज और सारे डेटा हमने सेम रखे हैं, ये चारों लोगों का डेटा और ये चारों लोगों का डेटा सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह पे जैसे ही 103 हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम वैल्यू अटैच हो गया, आपका मीन डायरेक्टली बहुत बड़ा बहुत बड़े मायनों में फ्लक्चुएट हो गया। नाउ दिस शोज कि जब भी आप आउटलायर से एक्सट्रीम वैल्यूज ज़्यादा अटैच कर देंगे तो फिर ऐसी स्थिति में जो मीन है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि जो आपका मीन होता है वो आउटलायर से एक्सट्रीम वैल्यूज से सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको एक लाइन में लिखी होती है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि चूंकि आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो टोटल मीन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इस वजह से वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल दैट यू कैन सी कि यहाँ पे 4 डेटा सेम होने के बावजूद भी मीन में एक आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नाउ एक केस 3 लेते हैं। इस केस 3 में क्या है, आपकी जो डेटा है वो ग्रुप्ड है, ठीक है। अभी तक हम अनग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल ले रहे थे, अब हम ग्रुप डेटा का एग्जांपल लेंगे, लेकिन ग्रुप डेटा में भी ऐसे ग्रुप डेटा का एग्जांपल लेंगे जो कि ओपन एंडेड है। और ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का डिफरेंस समझिए। जैसे मान लीजिए क्लोज एंडेड का मतलब ये हुआ कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ये आपका क्या बोलता है, क्लोज डेटा है, क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन भी पता है और लास्ट पोजीशन भी पता है, यानी कि 0 फर्स्ट पोजीशन है एंड सेकंड जो 40 है वो लास्ट लिमिट है। तो 0 to 40 के बीच में ही डेटा जो भी होगा वो आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए मार्क्स है तो 0 से 10 के बीच में मान लो 5 लोगों ने पाया है, 10 से 20 के बीच में 3 लोगों ने पाया है, ऐसे करके कुछ डेटा होंगे। नाउ दिस इज अ क्लोज एंडेड ग्रुपिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है कि 0 से 40 के बीच में ही हो, लेकिन इस केस में नॉर्मली मीन निकल जाता है। हमको एक नया केस देखना है जहाँ पे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल हो। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट ये दोनों नहीं पता होंगे। अब एक चीज़ समझिए, इस वाले डेटा में बिलो 0, फिर 10 to 20, फिर 20 30, फिर 30 to 40 एंड 40 एंड अबव लिखा है। इस वाले में आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। बिलो 10 में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन माइनस में भी हो सकता है, यू नेवर नो। एंड इन द सेम वे 40 एंड अबव का मतलब क्या है, 40 या 500 या 1000, यू नेवर नो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड का पॉइंट नहीं पता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नाउ ऐसे की स्थिति में ना मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीजन समझिए आप। रीजन ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जब भी ऐसे ग्रुप्ड डेटा होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि मीन निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी जो है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसको आपको डिवाइड करना होता है मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 से लेकर 10 के बीच का जो मिड पॉइंट है वो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। 10 से 20 के बीच का मिड पॉइंट 15 है, 20 से 30 का बीच का मिड पॉइंट 25 है। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 = 15, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो यहाँ पे इन तीनों का तो मिड पॉइंट पता चल गया, लेकिन आपको बेलो 10 का मिड पॉइंट पता ही नहीं है, बिकॉज बेलो 10 का मतलब कितना है, यू नेवर नो। 40 एंड अबव का मतलब क्या है, यू नेवर नो। तो इसका मतलब क्या है कि जो कि हम इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं पता कर सकते हैं, इस वजह से हम ये तो सिग्मा एफ एम कितना होगा ये नहीं पता कर सकते। सिग्मा एफ एम का मतलब यह समझिए। सिग्मा एफ एम का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा एफ एम होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि 120, ठीक है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा आपका जितना भी स्कोर आ रहा होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपली आपको समझ में आना चाहिए कि एफएम का मतलब क्या है। फिर उसके बाद से हम लोग जनरली मीन निकालते समय करते क्या है, इन सब का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा एफएम आता है, ठीक है, और उस सिग्मा एफएम को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि ये टोटल 35 जो फ्रिक्वेंसीज हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द सिंपल रूल। लेकिन चूंकि ओपन एंडेड होने की वजह से एक प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हम यहाँ पे मिड पॉइंट है वो पता ही नहीं कर पाते हैं। ये
फर्स्ट वाले क्लास का और लास्ट वाले क्लास का, एंड दैट इज वाई आप सिग्मा एफ एम नहीं पता कर पाते हैं, एंड इसकी वजह से जो ओपन इंडेड जो क्लास जहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे हम मीन नहीं निकाल सकते हैं ना। ये प्रॉपर्टी आपको एक लाइन में लिखी रहेगी, पर इसका समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि आप रटो मत, आप ये विजुलाइज कर पाओ कि क्यों ऐसा है कि ओपन इंडेड क्लासेस में आप जो मीन है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज इतने से काम हो जाएगा। मीन के भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सेपरेटली, बट हाँ इतने से काम हो जाएगा। नाउ टेक अनदर सिचुएशन जहाँ पे हम मीन निकालते हैं। मीन का पहले मीन कह रहे हैं, मीडियन निकालते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि मीडियन एक्चुअली होता क्या है। मीडियन निकालने के लिए आपको मान लो कि जैसे हम डेटा ले लेते हैं कि टोटल 20 मार्क्स में से लोगों ने कितना स्कोर किया। मान ली 2 किसी ने स्कोर किया, 3 स्कोर किया, किसी ने 5 स्कोर किया, किसी ने 7 स्कोर किया, किसी ने 8 स्कोर किया, किसी ने 16 स्कोर किया, किसी ने 9 स्कोर किया, किसी ने 11 स्कोर किया, किसी ने 13 स्कोर किया। ठीक, ये है आपका डेटा। नाउ ऐसी स्थिति में जो मीडियन होता है, मीडियन के लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम वो फॉलो करते हैं कि हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आपका ये आएगा, ठीक है ना। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हम इसका मिड पॉइंट जानने का ट्राई करते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से ये पूरा डेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल लीजिए कि ये आपका पूरा डेटा था 2 3 4 5 8 10 12 80 एंड 200। ऐसे में ये टोटल जो नंबर है इनकी जो नंबर्स हैं वो 9 है, टोटल 9 नंबर्स हैं। यानी कि हम इसको यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 इधर होने चाहिए, 4 इधर होने चाहिए, और उसके बाद से हम बीच में क्या बोलते हैं ऐसा कोई पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। मतलब अनग्रुप डेटा का, यहाँ पे अनग्रुप डेटा है ये आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि अनग्रुप डेटा क्यों है अब तक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम जो मिड पॉइंट है उसको हम मीडियन बोलते हैं कि आप किसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए और उसका मिड पॉइंट जब जान लेंगे तो हम उसको मीडियन बोलते हैं। इसीलिए इसको कई बार ऑर्डर बेस्ड एवरेज भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ गिवन ऑर्डर। अब एक चीज़ ये समझिए कि ऐसे में जो मीडियन है वो आउटलायर से क्या बोलते हैं सेंसिटिव नहीं होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे अनग्रुप डेटा में 200 जो था वो आउटलायर्स था कंपेयर टू 80 एंड 200 आउटलायर्स है, ये दोनों आउटलायर्स हैं कंपेयर टू 12 10 80 5 4 3 2। आउटलायर्स का यहाँ सिंपल सा मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज से है। ठीक है ना, ये दोनों आउटलायर्स थे, पर इन दोनों का इफेक्ट इसके मीडियन पे नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पे जब हम मीन में देख रहे थे कि आउटलायर्स की वजह से बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया था आपके मीडियन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज एवरी डेटा इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगेन मीडियन में एक फीचर लिखा मिलेगा कि क्या मीडियन निकालते समय हर एक जो डेटा है उसको कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। हमको बस मतलब होता है मिड पॉइंट से, नथिंग एल्स। दैट इज वाई this feature can be noted down कि in median every data is not taken into consideration, only mid point is taken into consideration, और हम उस डेटा को एक अरेंज्ड फॉर्म में रखते हैं। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ। ठीक है ना, इसी वजह से आउटलायर्स के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं जो भी मीडियन एवरेज होता है। नाउ अब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां पे जो अब ध्यान से नोटिस करो, इस अनग्रुप डेटा में जो टोटल नंबर्स है वो 9 है, मतलब 9 इज अ ऑड है, और इसी वजह से हमको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाए कि जिसका जो 5th टर्म होगा वो आपका क्या बोलते हैं मीडियन होगा, क्योंकि 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5th टर्म जो होगा आपका मीडियन होगा। लेकिन ऐसा यदि कभी केस हो जब n जो है यानी कि टोटल नंबर जो है इनका वो 9 के बजाय 10 हो जाए, मतलब इवन हो जाए, तो ऐसे केस में हम जो मीडियन निकालते हैं वो बीच के 2 टर्म्स के वैल्यू के बेसिस पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने ये ऐसा डेटा लिया जिसमें 8 टोटल वैल्यूज है, 2 3 4 5 8 9 10 11। ठीक है ना, तो फिर हमको ऐसे में निकालना है तो हम चौथा और पांचवा ये 2 डिजिट्स उठाएंगे, 2 डेटा उठाएंगे, 4th नंबर वाला और 5th नंबर वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन कि ऐसी स्थिति में जब अनग्रुप्ड डेटा में टोटल जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं आइटम्स है वो इवन है, तो ऐसी स्थिति में हम एग्जैक्ट मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। थिंक अबाउट दिस ना कि इन सब में 5 और 8 में से कौन सा मीडियन होगा। यू कैन नॉट से, तुमको कोई अच्छा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि 5 और 8 में के बीच का हो। ठीक है ना, तो यू कैन नॉट से कि क्या बोलते हैं इनका मिड पॉइंट एग्जैक्टली कौन सा होगा, बिकॉज तुम उस मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए 2 डेटा का यूज कर रहे हो और उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोटल नंबर है वो इवन है।
तो दैट इज़ वाई इट इज सेज दैट मीडियन, क्योंकि मीडियन में आप कर क्या रहे थे, मीडियन में आप ये नहीं ट्राई कर रहे थे कि आपका जो वो होगा, जो स्कोर होगा वो कुछ और हो सकता है आपके इनके अलावा। आप मीडियन में ही ट्राई कर रहे थे फाइंड आउट करने का कि इन्हीं में से कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बीच का पॉइंट मानेंगे और उसके बाद से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसको हम मीडियन बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट का मतलब ये है कि इन्हीं में से कोई एक पॉइंट आपको, कोई एक डेटा आपको सेलेक्ट करना है एवरेज निकालने के लिए। लेकिन आप ध्यान से नोटिस करो कि 5 और 8 में से कोई एक भी नहीं चूज किया गया है। मीडियन यहाँ पे 6.5 है। इट मीन्स दैट मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली इफ that ungrouped data, the total number of ungrouped data is even, ठीक है ना। I think this is clear now. Now let's take the another situation जहाँ पे open ended है। again the example जहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका ग्रुप डेटा है लेकिन उस ग्रुप डेटा में भी ओपन एंडेड है, ठीक। ओपन एंडेड का अगेन सिंपल सा मतलब ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका पता नहीं होगा। ऐसे केस में मीडियन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF डैश अपॉन F इंटू हाइट। हाइट का मतलब यहाँ पे इंटरवल से है। मैं समझाता हूँ इसके सारे मतलब क्या है। देखो, ऐसे जब भी ऐसा क्या बोलते हैं, हमको ग्रुप डिवाइड डेटा दिया होता है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सारे फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हैं। मान लीजिए इन सारे फ्रिक्वेंसीज को हमने ऐड किया और हमको 35 मिला। अब हम इस 35 को डिवाइड करते हैं 2 से। इन 2 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है मीडियन क्लास। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई ग्रुप्ड डेटा होता है, मान लो 10 to 10, 20 to 30, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हमको पता करना होता है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास जानने के लिए हमको क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद से 2 से डिवाइड करने के बाद इसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 को डिवाइड किया और हमको 17.5 मिल गया। अब दूसरा प्रोसीजर क्या होता है कि हम कुछ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीपल था और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 + 8 कितना हुआ, 13 हो गया, 13 + 12 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 + 6 कितना हुआ, 31 हो गया, 31 + 4 कितना हुआ, 35 हो गया। ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आप ये देखने का ट्राई करेंगे कि आपका जो क्या बोलते हैं ये 17.5 आया था, ये 17.5 कहाँ लाई करता है। आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये 13 से और 25 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो ये होगा। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल फ्रिक्वेंसीज जो हैं उसको 2 से डिवाइड करना होता है और आपको ये देखना होता है कि क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में वो जो नंबर है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मान लीजिए 13 to 25 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये वाला इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है ना, इस वाले में। तो देन आपका ये मीडियन क्लास हो गया। तो ये टोटल 20 to 30 जो होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा। अब मीडियन क्लास यदि पता हो तो आपकी जो मीडियन है वो आराम से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है आप समझिए, इस 20 को लोअर लिमिट माना जाता है क्योंकि ये 20 to 30 मीडियन क्लास है। 20 को लोअर लिमिट माना जाता है। इसके जस्ट ऊपर वाले का जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है उसको हम CF डैश बोलते हैं। एंड देन उसके बाद से हाइट, मतलब कि ये 20-30 के बीच में डिफरेंस जो है 10 का है, मतलब बेसिकली कितने का इंटरवल है। नाउ यू आर वेरी क्लियर, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं सीखना है। यू सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड कि मीडियन निकालने के लिए, ऐसे ग्रुप डिवाइस डेटा में मीडियन निकालने के लिए जो आपको लोअर लिमिट है वो पता होनी चाहिए। ऑलरेडी आपको पता चल गई क्योंकि आपको मीडियन क्लास पता था। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए टोटल फ्रिक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, उसको डिवाइड करना है 2 से। और उसके बाद से CF डैश पता होनी चाहिए, CF डैश ऑलरेडी पता हुआ है। और उसके बाद से हाइट पता होनी चाहिए, मतलब इसमें इंटरवल कितना है वो पता है। नाउ जब सब कुछ पता है इसका मतलब क्या है कि मीडियन निकाला जा सकता है। नाउ ट्राई टू नोटिस वन थिंग कि ये डेटा भी ओपन एंडेड है। यहाँ भी बेलो 10 ही लिखा है, यहाँ भी 40 एंड अबव लिखा है, लेकिन चूंकि हमें मीडियन क्लास पता था इस वजह से इस पूरे डेटा में हमको मीडियन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नाउ ट्राई टू कंपेयर इट विद द मीन में हमको ये जरूरत थी कि हमको मिड पॉइंट पता हो, और चूंकि वेलो 10 इस वाले क्लास का मिड पॉइंट नहीं पता कर पा रहे थे और इस वाले क्लास का मिड पॉइंट नहीं पता कर पा रहे थे, इस वजह से मीन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन चूंकि इस मीडियन निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास पता होना चाहिए और मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए। ये 2 चीजें सिर्फ रिक्वायरमेंट है। चूंकि यही सिर्फ दोनों रिक्वायरमेंट है, दैट इज वाई आप मीडियन बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ अब आपका ये इस पूरे डिस्कशन को हम एक लाइन में समराइज करें तो इन ओपन एंडेड क्लासेस मीडियन कैन बी इवैल्यूएटेड। अब ये एक लाइन में प्रॉपर्टी में निकल के आता है और स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज कि हम इसमें इसको कैसे समझें, ठीक है ना। आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू रिलेट इट कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देन हाँ,
ये मैंने यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख दिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं मिडिल वैल्यू का पोजीशन चाहिए होता है, और मिडिल वैल्यू की पोजीशन जानने के लिए हमको लोअर लिमिट चाहिए होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, और ये जो क्या बोलते हैं जो मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। अब आते हैं अब हम ये समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार सिमेट्रिकल डेटा होगा तो मीन निकालना सही रहेगा या मीडियन निकालना सही रहेगा, या एसिमेट्रिकल डेटा होगा तो कैसा क्या सीन होगा। ये अक्सर करके एक क्वेश्चन आता है। नाउ आप समझो कि सिमेट्रिकल डेटा एक्चुअली होता क्या है। सिमेट्रिकल डेटा का मतलब ये है कि डेटा में सिमेट्री देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये डेटा है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और इसमें मान लो मिड पॉइंट कौन होगा, मान लो कि 40 या 50 कोई भी होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से नोटिस करो इसमें कि आपका जो डेटा है, इन डेटा में जो डिफरेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। और ये डेटा क्या बोलते हैं एक उसमें एक इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब 10 के पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है। तो देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन डेटा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डेटा, ठीक है ना। यदि हम ये तो अनग्रुप डेटा का एग्जांपल है। ग्रुप डेटा का एग्जांपल यदि हम ले तो देखिए इस वाले में ले लीजिए कि मान लो 10 मार्क्स पाने वाले लोग 2 लोग हैं, 20 मार्क्स पाने वाले लोग 4 हैं, 30 मार्क्स पाने वाले लोग 6 हैं, 40 मार्क्स पाने वाले लोग 4 हैं, 50 मार्क्स पाने वाले लोग 2 हैं। इस वाले केस में भी आप ध्यान से नोटिस करो तो 10 मार्क्स वाले पाने वाले लोग 2 थे, पहले ये फ्रिक्वेंसीज बढ़ रही थी, फिर एक फ्रिक्वेंसीज घटनी स्टार्ट हो गई। नाउ यू देयर इज सिमेट्री, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से इसके बीच में इसकी जो संख्या है फ्रिक्वेंसीज की और इससे नीचे की फ्रिक्वेंसीज की संख्या जो है वो टोटल 6 है। तो देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन डेटा। तो इसी वजह से इसका जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है ना, कि मतलब पहले इंक्रीज होगा फिर उसकी वजह से डिक्रीज होगा, या तो क्या बोलते हैं या आपका क्या बोलता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ताकि क्या बोलते जैसे इस वाले केस में हो रहा था कि 10-10 ही बढ़ रहा था। तो कुल मिला के देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन डेटा कि आपका जो मिड पॉइंट है उससे फ्लक्चुएशन जो है इस साइड का और इस साइड का ये दोनों इक्वल है। दैट इज वाई जो मीन होगा वो आपका बहुत स्टेबल होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें आउटलायर्स नहीं है। आउटलायर्स नहीं का मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, बिकॉज द मोमेंट, जरा सोच के देखो, ये एग्जांपल लेते हैं। द मोमेंट यू ऐड अ वैल्यू 1000 इन दिस ओनली, ठीक है ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस, इज देयर एनी सिमेट्री? नो। ना हो, चूंकि सिमेट्रिकल डेटा नहीं है इस वजह से यहां पे इस वजह से आउटलायर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो सिमेट्रिकल, जब भी डेटा सिमेट्रिकल होगा तो मीन जो है बहुत हेल्पफुल होता है। समझ रहे हो ना, मीन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मीन अफेक्ट किस बात से हो रहा था? मीन अफेक्ट हो रहा था एक्सट्रीम वैल्यू से, याद करो आप। और जैसे ही एक्सट्रीम वैल्यूज आप अटैच करोगे ये डेटा एसिमेट्रिकल बन जाएगा, एंड द मोमेंट दिस डेटा विल बिकम एसिमेट्रिकल, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो मीन है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ ना कुछ अटैच्ड होंगी, तभी वो डेटा एसिमेट्रिकल बन रहा है। एंड दैट इज वाई मीन जो होगा वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ऐसे डेटा का। तो ऐसे डेटा के लिए हमको मीडियन निकालना चाहिए, ठीक है ना। अब ये समझो कि मीडियन क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि मीडियन जो है वो सिर्फ मिड पॉइंट से अफेक्ट हो रहा है, ना कि हर डेटा से। इसीलिए क्योंकि मीडियन निकालते समय वो हर डेटा से अफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ मिड पॉइंट से अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल इस वाले डेटा में वो सिर्फ इस वाले कहीं बीच वाला जो पॉइंट होगा उससे अफेक्ट होगा। अब ये 1000 है कि 4000 है, डजंट मैटर। दैट इज वाई जब भी डेटा एसिमेट्रिकल होता है हम मीडियन प्रेफर करते हैं, जब भी डेटा सिमेट्रिकल होता है तब हम मीन प्रेफर करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू नॉट डू रट्टाफिकेशन कि जब एसिमेट्रिकल डेटा होता है तो हम क्यों ऐसा करते हैं, सिमेट्रिकल डेटा होता है तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आई हैड टू एक्सप्लेन दिस थ्रू एग्जाम्पल, सो आई थॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे आई थिंक क्या बोलते हैं एक असिमेट्रिकल डेटा का ही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या बोलते हैं ये देखिए ये एसिमेट्रिकल डेटा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सही चल रही थी, देन अगेन एक आउटलायर्स आया, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू आई, ऑन देयर इज अ क्या बोलते हैं एसिमेट्री इन दिस डेटा। एंड चूंकि एसिमेट्री इस वजह से 80 की वजह से ये पूरा मीन अफेक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज वाई एसिमेट्रिकल डेटा के लिए मीन सही एवरेज नहीं होगा। लेकिन इसी डेटा के लिए यदि आपको मीडियन निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कोई 2 पॉइंट उठाना पड़ेगा। लाइक यदि 10 पीपल है तो यानी कि 5th नंबर एंड 6th नंबर उठाना पड़ेगा, यानी कि 3, 2, 5, यानी कि ये दोनों उठाना पड़ेगा, यानी कि 17 by divided by 2, it means the answer would be 8.5, right? So in this one 80 ने 8.5 को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, पर इसका आप मीन निकालने जाओगे ना, मीन विल बी I can guarantee mean will be more than 8.5, and the reason behind it because mean is affected by the extreme values. So whenever there is a asymmetry in data, mean should not be the good representative. I think this is a conclusion that you need to understand. Now
आई थिंक हाँ, बस इतना ही डिस्कशन था। अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये कोई प्रॉपर्टीज सारी समझ में आएंगे अच्छे से। जैसे पहली प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि मीन जो है वो सेंसिटिव होता है ईच एंड एवरी स्कोर से, ऑब्वियसली क्योंकि हर स्कोर जो है वो मायने रखता है। सेकंड, मीन का क्या दे रखा है कि जो मीन होता है वो बैलेंस पॉइंट होता है और टोटल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वो जीरो होता है। हमने अभी से समझाया था ना, लेट मी हाँ, ये यानी कि ये जो मीन था उससे डेविएशन निकाले थे हम, 7 का 9 से डेविएशन, 6 का डेविएशन, 12 का डेविएशन, 5 का डेविएशन, 3 का डेविएशन। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो कुछ पॉजिटिव्स आएंगे, कुछ नेगेटिव्स आएंगे, इनको जब जोड़ देंगे तो वो जीरो होगा। द सेम लाइन इज रिटेन इन दी रिटेन हेयर कि mean denotes a balance point of any distribution and total of positive deviation from the mean is equal to the negative deviation from the mean। तब यदि इक्वल है इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को यदि जोड़ दोगे, पॉजिटिव प्लस माइनस इक्वल टू जीरो, यानी 7 एक डेटा है और एक -7 डेटा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो अब जीरो हो जाएगा। तो इट सिंपली मीन्स कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों को जोड़ोगे तो आपका जीरो आएगा। ठीक है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि मीन जो है वो इफेक्टिव होता है जब हम क्या बोलते हैं, मीन इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि हम सारे स्कोर्स को जोड़ने का ट्राई करते हैं, सम करते हैं सारे स्कोर का। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देन अब एडवांटेजेस क्या है मीन के। मीन जो है वो रिजिडली डिफाइंड है। रिजिड तरीके से डिफाइन होने का मतलब ये है कि मीन जो है उसको क्या बोलते हैं, आप रैंडमली नहीं निकाल सकते हैं। मीन को निकालने के लिए आपको सिंपली एक प्रोसीजर है कि आपको सारे डेटा लेने ही पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, यदि आप कोई भी एक डेटा मिस करोगे तो आप मीन नहीं निकाल सकते हो। इट मीन्स इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट ओनली ईजी टू अंडरस्टैंड बट ईजी टू कैलकुलेट एज वेल। हाँ, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है क्योंकि ये सिंपल एवरेज है, ईजी टू कैलकुलेट नहीं है क्योंकि इनको सिंपली जोड़ना है और आपको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। सेकेंडली, कि ऑल द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर कंसीडर व्हेन मीन इज कंप्यूटेड। ऑब्वियसली ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सारे जो स्कोर्स हैं वो क्या बोलते हैं, कंसीडर किए जाते हैं ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ मीन। सेकेंड इज कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि बहुत आराम से इजीली किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप मीन के बेसिस पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये भी है, जैसे मान लीजिए आपको 5 स्टूडेंट्स के स्कोर का कोई एक मीन पता चल गया, ठीक है ना। नाउ आपने ये बोला कि इन 5 स्टूडेंट पे हमको 4-4 जोड़ दें, 5 स्टूडेंट के स्कोर में 4-4 जोड़ दें तो मीन पे क्या इफेक्ट आएगा। एक्चुअली मीन पे जो इफेक्ट आएगा वो मीन प्लस 5 होगा, यानी कि जो पुराना वाला मीन होगा उसको हम 4 से जोड़ देंगे, उतना ही होगा। अन रीजन समझो, जैसे मान लो कि ये 5 स्टूडेंट थे, मान लो इन्होंने 10 स्कोर किया था, 20 स्कोर किया था, 30 स्कोर किया था, 40 स्कोर किया था एंड 50 स्कोर किया था। इनका कोई भी एवरेज होता, मान लो इसमें +4 कर दिया, इसमें +4 कर दिया, इसमें +4 कर दिया, इसमें +4 कर दिया, इसमें +4 कर दिया। अब चूंकि इस वजह से इसका जो भी मीन होगा उसमें ही +4 आंसर आएगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि आप ध्यान से नोटिस करो, इन चारों का स्कोर सेम ही था, ठीक है, अभी भी सेम रहेगा। ++4 हुआ, इसका मतलब इन चारों को जोड़ लो, 5 को जोड़ लो, 20 हुआ। 20 को आप क्या बोलते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 4। यही तो है आंसर। तो इट मीन्स कि जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है या कैलकुलेशन है इन जनरल, वो बहुत मीन के साथ आसान होता है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग रिटन इन द 4th नंबर पॉइंट। 5th नंबर ये बोल रहा है कि कोई भी फ्लक्चुएशंस जो हैं सैम्पलिंग में, वो क्या बोलते हैं, वो लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट हैं क्या बोलते हैं, मीन को। इसका सिंपल सा मतलब है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मान लो आपने 5 लोगों का डेटा लिया एंड देन आपने छठे लोगों का डेटा ले लिया, छठे लोगों का डेटा ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि छठा लोगों का डेटा बहुत ईजिली 5 लोगों को इफेक्ट कर लेगा। ये छठा लोग का डेटा तभी इफेक्ट कर सकता है जब ये बहुत ज़्यादा आउटलायर हो, लाइक बहुत बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। क्योंकि समझो ना, इस छठे को अफेक्ट करने के लिए इस 5 के जोड़ को, यानी कि 5 के सम को अफेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इन मीन, during the process of calculation of mean, every data is being taken consideration। लेकिन think about the situation of median। मान लो मीडियन के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 ये लिया था डेटा, ठीक। आपने इसको लिया और आपका आंसर आ रहा था टोटल 4, आई थिंक, हाँ 4 आ रहा था, बिकॉज आपको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट लेना था। लेकिन जैसे ही आपने एक कोई डेटा ऐड किया, आपका तुरंत ऑर्डर चेंज हो गया। एंड द मोमेंट ऑर्डर इज चेंज, मान ली 8 9 कर दिया मैंने, 2 ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज होते ही क्या बोलते हैं, आपका मीडियन में फ्लक्चुएशन आ जाता है। बिकॉज मीडियन में फ्लक्चुएशन आने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज होना चाहिए, यानी कि कोई ऑर्डर बीच में था उसको जस्ट एक शिफ्ट कर दोगे आप तुरंत इधर या उधर, देन क्या बोलते हैं, आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। मीन में ऐसा केस नहीं है। पूरा मीन चेंज करने के लिए आपको हर एक वैल्यू
में इफेक्टिव चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या बोलते हैं आपका मीन चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से मीन जो है वो लीस्ट लाइकली अफेक्टेड है क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन से। उसके बाद से लिमिटेशंस क्या होते हैं, ऑब्वियसली एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है, पहला है। दूसरा क्या बोलते हैं, ये ओपन एंडेड क्लास में नहीं हो सकता है, आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। यदि कोई डेटा मिसिंग है तो वो नहीं हो सकता है, ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग। उसके बाद से आप केवल इंस्पेक्शन के बेसिस पे मीन नहीं निकाल सकते, आपको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद से यदि डेटा एसिमेट्रिकल है तो भी हम मीन नहीं निकाल सकते, आई हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट इट, ठीक है ना। तो आई थिंक आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। उसके बाद से प्रॉपर्टीज अब मीडियन की बात कर लेते हैं। जो मीडियन होता है आपका लेस सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम वैल्यूज का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंडली यदि डेटा एसिमेट्रिकल होता है तो मीडियन हम जनरली यूज करते हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप दोबारा वीडियो देखेंगे देन यू विल गेट इट कि क्या बोलते हैं हम क्या बोलना चाह रहे थे। दूसरा, मीडियन यदि ओपन एंडेड है तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यदि ओपन एंडेड फॉर्म में है देन मीडियन निकालना पॉसिबल है। और पॉसिबल क्यों हो गया, क्यों था, ये हमने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमको मीडियन क्लास सिर्फ चाहिए होता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मीडियन का एडवांटेजेस क्या है कि मीडियन भी अपने आप में बहुत रिजिडली डिफाइंड है, क्योंकि आपको क्लियरली क्या बोलते हैं ऑर्डर में, एक सेट ऑर्डर में आपको बीच का पॉइंट जानना होता है। सेकंडली ये भी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट है, ऑब्वियसली समझाते समय पता भी चल गया होगा। थर्ड थिंग कि ये अफेक्ट नहीं होता आउटलायर से, एंड ये भी मैंने बताया क्योंकि इसमें सिर्फ मिड पॉइंट जानना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आप अटैच कर दोगे इसकी वजह से पूरा मीडियन अफेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट द केस एक्चुअली, ठीक है ना। और चौथा क्या है, जो अनलेस मीडियन फॉल्स इन ओपन एंडेड इट कैन बी कंप्यूटेड। हाँ, जो क्या बोलते हैं ये है मीडियन है वो अपने आप में बहुत इजीली कंप्यूट हो सकते हैं, इवन इफ क्या बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेस हैं, इवन इफ क्या बोलते हैं मीडियन। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि ओपन एंडेड क्लासेस जो हैं, ओपन एंडेड क्लासेस में भी यदि आपका ओपन एंडेड क्लास में मीडियन नहीं पढ़ रहा है, जैसे आप ध्यान से नोटिस करना, जब मैं ये एग्जांपल दे रहा था जिसमें 20 to 30 के बीच में मीडियन पढ़ रहा था, तब हम उसको निकाल पा रहे थे क्योंकि ये ओपन एंडेड नहीं है। हमको ओपन एंडेड और कोई है इससे मतलब नहीं है, पर जो मीडियन क्लास है कम से कम वो ओपन एंडेड नहीं है, तो हम अपने आराम से इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि इन सर्टेन केसेस इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई मीडियन थ्रू इंस्पेक्शन। हाँ, कुछ केसेस में इंस्पेक्शन से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपको बीच का पॉइंट जानना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि यार 3 तो बीच में पड़ रहा है, एंड ये अपने आप में ऑर्डर में दे रखा है, इस वजह से हम इंस्पेक्शन के थ्रू जान सकते हैं। उसके बाद से लिमिटेशंस क्या है मीडियन की। पहला लिमिटेशन ये है कि इसको निकालने के लिए कई बार एक तो क्या बोलते हैं आपको कुछ ऐसे प्रोसीजर लेने पड़ते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम मीडियन क्या बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा का निकाल रहे थे तो कितना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा था। सेकेंडली क्या है, मीडियम उस समय कंप्यूट नहीं हो सकता है जब अनग्रुप्ड डेटा इवन हो, एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। अभी मैं समझा रहा था कि जब जो टोटल डेटा है वो इवन होगा तो हम क्यों क्या बोलते हैं जो एग्जैक्ट मीडियन है वो नहीं निकाल सकते हैं। आई थिंक इफ यू विल गो टू दी दैट पार्ट अगेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद से जो मीडियन होता है वो हर स्कोर पे बेस्ड नहीं होता है, अगेन क्योंकि क्या बोलते हैं इसको बीच पॉइंट से सिर्फ मतलब होता है, उसको हर पॉइंट से हर स्कोर से मतलब नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग कि इट कैन बी अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मैंने इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि कैसे एक चेंज कर देने से, चूंकि ऑर्डर चेंज हो जा रहा है इसलिए तुरंत क्या बोलते हैं चेंज हो जाता है। तो आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन कि ये कैसे लेस स्टेबल है मीन्स के कंपेरिजन में, ठीक है ना। देन उसके बाद से हम मोड डिस्कस करते हैं। अभी तक मोड हमने कुछ नहीं डिस्कस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है भी नहीं। मोड जो होता है वो किसी भी स्कोर में, मान लो कि कोई भी डेटा दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी किसकी है वही मोड होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कुछ लोगों ने स्कोर किया जिसमें 10 स्कोर करने वाले लोगों की संख्या 5 थी, 20 लोगों की स्कोर की संख्या 7 थी, 30 लोगों की 30 अंक स्कोर करने की जो संख्या थी वो 9 थी, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे मीडियन होगा वो आपका क्या बोलते हैं 30 होगा, 30 होगा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद से जो मीडियन है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये है कि मान लीजिए कि रेड कलर जो है वो 5 लोगों को पसंद है, ब्लू कलर जो है माय फेवरेट कलर एज वेल 7 लोग पसंद है, और मान लीजिए कि ब्लैक कलर जो है वो 9 है, ठीक है ना। नाउ यूड से कि क्या बोलते हैं जो ज़्यादा लोग पसंद करने वाले लोग हैं वो ब्लैक के हैं, तो यू कैन से कि क्या बोलते हैं जो ब्लैक है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो मोड होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है ना। तो ये नॉमिनल डेट स्केल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। देन उसके बाद से लिखा है कि मोड इज ईजियर टू कंपेयर देन मीन एंड मोड, क्योंकि आपको सिंपली फ्रिक्वेंसी जाननी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो वो मोड। बट इट इज़ नॉट यूज्ड ऑफन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि क्या बोलते हैं
आप जैसे ही सैंपल चेंज करेंगे वैसे ही, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी इस वजह से मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे डेटा हो सकते हैं जिसमें दो मोड हो। इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि 10 अंक पाने वाले लोग 5 थे, 20 अंक पाने वाले भी 5 थे, 30 अंक वाले पाने वाले लोग भी 5 थे। नाउ थिंक अबाउट इट कि इसमें मोड क्या होगा। यू कैन नॉट इवन से कि 10 मोड होगा या 20 मोड होगा या 30 मोड होगा, ये तीनों मोड है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ डेटा you are having different mode, and that is why it is not a good average, it is not a good central tendency, ठीक है, central measure of tendency, right। उसके बाद जो मोड है वो आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं ना एक्सट्रीम वैल्यू से। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कौन सा डेटा जो है वो बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वी विल कंसीडर देम मोड। यदि वो आउटलायर्स आ रहा होगा तो आउटलायर हो जाएगा, यदि आउटलायर नहीं आ रहा होगा तो वो आउटलायर नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई इसका मोड जो है वो इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंडली, अब मोड के एडवांटेजेस देख लेते हैं। मोड का एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या बोलते हैं, आराम से इंस्पेक्शन के बेसिस पे ही जाना जा सकता है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो तुरंत मोड हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों पे हो सकता है। आई हैव एक्सप्लेन दिस एज वेल। ये जो है आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, ये भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। उसके बाद से कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे क्या बोलते हैं एक या एक से ज़्यादा ओपन एंडेड क्लासेस हैं, मान लीजिए कि बेलो 10 एंड अबव 40 जैसे वो एग्जाम्पल था, वहाँ पे मोड इजीली कंप्यूट हो सकता है, क्योंकि हमको सिंपली ये जानना पड़ेगा कि किस वाले क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होगी वो वही क्लास क्या बोलते हैं अपने आप में आपका मोड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें भी एक वो है आपका क्या बोलते हैं फार्मूला है, उस फार्मूला से निकल जाता है, ठीक है ना। तो जस्ट नो कि हाँ आराम से निकल जाता है। देन उसके बाद से कुछ लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये हैं कि इट इज़ समटाइम पॉसिबल दैट स्कोर्स इन द डेटा वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड इन सच केसेस दैट डेटा मे हैव नो मोड। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेटा के पास कोई मोड ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि अगेन वही जो मैं बोल रहा था कि 10 के पास 5 है, 20 के बाद 5 है, तो इसमें कौन सा मोड मानोगे, यू नेवर नो हैव एनी आइडिया। उसके बाद से मोड कैन नॉट बी रिजिडली डिफाइंड, क्योंकि मोड चेंज ही हो जा रहा है सिर्फ फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाने से। सो दैट वाई इट कैन नॉट बी रिजिडली चेंज। सेकेंडली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये समझने के लिए आपको बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। आई थिंक इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूटीपीजी एग्जामिनेशन, सो लेट्स स्किप दिस। सेकंड, उसके बाद से मोड जो है वो अगेन होल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कितने नंबर है मैटर ही नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना मैटर करता है कि कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से मोड में जो है चेंज आ सकता है, क्योंकि जिस सैंपल में किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी की फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो इट डिपेंड करेगा, मोड डिपेंड करेगा कि किस सैंपल में किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सी अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ change in the sample on this mode. This is a simple line that you need to understand. तो ये हमारा टोटल आपका मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे जितना जितना ब्रेक डाउन करके समझाना था आई हैव एक्सप्लेन। यदि इसी वीडियो को आप 4-5 बार देखोगे ना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। Now I will try to explain probability sampling and non-probability sampling. ये पूरा वीडियो यदि आप साथ में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, देन यू कैन लुक एट दिस एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग था एंड मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज इन सम डिफरेंस, और इस सब के डिफरेंस को विद एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं जाता है। दैट इज़ वाई दे ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज। यहाँ हम समझते हैं। देखिए, सैम्पलिंग होती क्या है बेसिकली, सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों है ये समझ लो पहले। सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए कि कोई रिसर्च करने गए और मान लो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि हम जिस पे स्टडी करना चाहते हैं उसको पॉपुलेशन बोलते हैं रिसर्च के सेंस में। उस में बहुत सारे लोग हैं, मान लो कि 100 लोग हैं, ठीक है। अब उन 100 लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या मान लो देयर आर लॉजिस्टिक्स इशूज एज वेल कि सबसे मिल नहीं सकते, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। दैट इज़ वाई यू प्रेफर कि इन 100 में से कुछ ऐसे 10 लोग उठा लेते हैं जिनको हम सैम्पल कंसीडर करेंगे, एंड देन आई विल ट्राई टू डू रिसर्च ऑन दिस 10 पीपल। सो दिस इज द फंडामेंटल नीड ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। और इसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, अपना रिसर्च कंडक्ट करने का ट्राई करते हैं। नाउ जब इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में
हर एक सैंपल के पास इक्वल चांस होता है गेटिंग सेलेक्टेड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपके सैंपल में 100 लोग थे और आपने रैंडमली 10 लोगों को सेलेक्ट किया, तो इन 100 लोगों के पास इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड था। ठीक है ना, दिस इज सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये एसेंस है पूरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। इवन जो भी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें आप ये पाएंगे कि ये जरूर होगा कि हर एक सैंपल के पास इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑलवेज, ताकि आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्यों इसको प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को। ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पहला टाइप है वो रैंडम सैम्पलिंग है। ये जो हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि 100 लोगों में से 10 लोगों को रैंडमली पिक कर दे रहा है, ये रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट दिस। ठीक है ना, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन इटसेल्फ। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए घर से निकले एंड यू विल से कि अब से मुझे हर पांचवा इंसान जो मिलेगा उसको हम सैंपल मान लेंगे। तो यानी कि nth टर्म को, यानी कि हर पांचवा, कोई अब यहाँ पे हर छठा भी हो सकता है, इस सबकी अपनी 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 चॉइस है कि मान लीजिए 100 लोग हैं जिस पॉपुलेशन पे मैं स्टडी करने वाला हूँ। अब मैं लोगों से मिलूंगा और जो मुझे हर तीसरा इंसान मिलेगा उसको हम सैंपल मान लेंगे। तो नाउ इफ यू कैन डिसाइड अपॉन योर सेल्फ। अब देखो, अब यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड सबके पास क्यों है? क्योंकि कौन पहले मिलेगा कौन बाद में मिलेगा, इट इज टोटली बेस्ड ऑन लक। ऐसा हो सकता है कि और कौन सा उस नंबर पे ही रहेगा, यू नेवर नो। एवरीवन हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है ना। ऐसा मैंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बिकॉज आई नेवर नो कि मैं निकलते ही मुझे पहला इंसान कौन मिलेगा, दूसरा इंसान कौन मिलेगा, तीसरा इंसान कौन मिलेगा, कोई भी हो सकता था। इट मीन्स एवरीवन हैड दी अपॉर्चुनिटी टू गेट सेलेक्टेड एज ए सैंपल। ठीक है ना। और इस सिचुएशन में जो है ये सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होते हैं जिसमें आप nth टर्म, यानी कि कोई भी ऐसा जैसे मान लो पांचवा मैंने डिसाइड कर लिया कि पांचवा, 10वां, 15वां ऐसा डिसाइड करेंगे। ठीक है, उन इंसान को आप अपना सैंपल के रूप में कंसीडर कर लोगे। ठीक है। फिर दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप करते क्या है, आपका जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है कोई, वो जिस पॉपुलेशन का मतलब अगेन कि जिन पे स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 100 लोग हैं। आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, आप उनको कुछ स्टेटा में डिवाइड करेंगे। स्टेटा का मतलब होता है होमोजीनियस सब ग्रुप्स, मतलब ऐसा कुछ सब ग्रुप्स जो कि जिन आसपास में सिमिलैरिटी शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर के बेसिस में नहीं, मान लीजिए मैंने कास्ट के बेसिस पे डिसाइड कर दिया। ठीक है ना, कि ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व्ड या जनरल। ठीक है ना, ऐसे हमने डिसाइड कर दिया कि हम ऐसे ग्रुप्स में डिसाइड कर देंगे। अब देयर इज अ सिमिलैरिटी अमंग ओबीसीज कि हाँ उनकी कैटेगरी सेम है। ठीक है ना। या जेंडर के बेसिस पे भी आपने किया तो मेन, वुमेन या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगेन क्या बोलते हैं, आपने किसी एक बेसिस पे स्टेटा डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि आप स्टेटा डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये स्टेटिफाइड हो गया। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान में नोटिस करना है कि विद इन दैट स्टेटा यू विल सेलेक्ट सैंपल रैंडमली। पॉइंट टू बी नोटेड कि विद इन दैट डेटा यू विल सेलेक्ट डेटा रैंडमली। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया, जैसे 100 लोगों में से आप ये पाते हैं कि टोटल जो 50 है, सॉरी हाँ 50 जो है वो मेल है, 40 जो है वो फीमेल है और 10 जो है ट्रांसजेंडर है। यू फाउंड दिस। ठीक है ना। अब आपको यहाँ से सैंपल उठाना है, तो आप ये क्या करेंगे कि यहाँ पे ये तीनों आपने स्टेटा डिसाइड कर लिया है कि 40 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं मेल है, 40 जो फीमेल है, 10 क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर है। नाउ आई हैव टू क्या बोलते हैं पिक सम सैंपल्स फ्रॉम दिस। एक और चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में प्रोपोर्शनैलिटी का रूल भी फॉलो होता है। व्हाट डज इट मीन? प्रोपोर्शनैलिटी का रूल क्यों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से लिंक्ड है ये भी आप समझिएगा यहीं पे। प्रोपोर्शनैलिटी का रूल ये है, आप जरा सोच के देखो कि इन सब लोगों के पास इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन कब होगा? इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन तब होगा जब इनके बीच का रेशियो भी ऐसा हो, कुछ ऐसा कि हम इनसे निकालेंगे 5 लोग, इनसे निकालेंगे 4 लोग, इनसे निकालेंगे 1 लोग, ताकि ऐसा ना हो कि 40 वाले के पास ज़्यादा क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी था सिलेक्शन का और 10 वाले के पास कम था। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, देयर इज एसिमेट्री ना, एक वाले में 50 लोग हैं, एक में 40 लोग हैं, एक में 10 लोग हैं। तो इसी प्रोपोर्शन में यदि आप लोगों को उठाएंगे, सैंपल को उठाएंगे, तभी ना हम ये कह सकते हैं कि सबके पास इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड था। तो आपके स्टेटा डिसाइड होने के बाद भी आप हर एक स्टेटा से उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सैंपल्स उठाते हैं। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि हर
हर स्टेटा में मान लो यदि 50 लोगों में 5 लोग आप जो चूज करेंगे वो रैंडमली चूज करेंगे। तो विद इन दैट स्टेटा यू विल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, विद इन दैट स्टेटा यू विल चूज पीपल रैंडमली। सो देर आर basically 3 criteria. One, that you are dividing your population into strata based on any criteria. Second, that within that strata you are picking samples randomly, and जो statas decided है उसमें से कितने 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 सैंपल्स उठाने हैं ये प्रोपोर्शनेटली डिसाइड हो रहा है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो पॉपुलेशन में डिवाइडेड है, जो कि मैंने इस एग्जांपल के थ्रू समझाया। ठीक है ना, ये तीनों फीचर्स आपको यदि पता है, यू विल ऑलवेज मार्क दिस करेक्ट। मैं जब अभी क्लस्टर सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग समझा रहा हूँ तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से डिफरेंट कैसे है। अगेन आते हैं उसके बाद से क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग का फिर अगेन आप प्रोसीजर समझने का ट्राई करो। आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास कुछ कैटेगरी डिवाइड करते हो, ठीक है ना, कुछ कैटेगरी के बेसिस पे आप कुछ क्लस्टर्स डिसाइड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगेन मैंने मान लो कि जेंडर को कैटेगरी मान लिया एक, और आपने मैंने क्या किया कि जेंडर के कैटेगरी के बेसिस पे या जेंडर की कैटेगरी की छोड़ देते हैं, सेम एग्जांपल नहीं लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप डीएम थे और आपको कोई पॉलिसी के लिए स्टडी करना था, एंड यू फाउंड, आप चाहते थे कि 200 स्टूडेंट्स का हम क्या बोलते हैं स्टडी करेंगे। ठीक है ना, आपने सोचा कि 200 स्टूडेंट का स्टडी करेंगे, या सॉरी 200 नहीं 20 ले लेते हैं, 20 स्टूडेंट का स्टडी करेंगे। लेकिन आप पाते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी 20 स्कूल्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल 20 स्कूल्स हैं। अब नाउ आपने क्या किया कि इन स्कूल्स को, स्कूल एक कैटेगरी है यहाँ पे, इन स्कूल्स को आपने क्लस्टर्स बना लिया कि देयर आर 20 क्लस्टर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, देयर आर 20 क्लस्टर्स। तो किसी एक बेसिस पे आपके अलग अलग क्लस्टर्स डिसाइड होते हैं। मान लो जेंडर के बेसिस पे आपने क्लस्टर डिसाइड कर दिया, आपने इनकम ग्रुप्स के बेसिस पे क्लस्टर डिसाइड हो गया कि मान लो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं। अब आफ्टर डिसाइडिंग क्लस्टर, ध्यान देना, आप क्या करते हो, रैंडम सिलेक्शन आप क्लस्टर्स करते हो। मतलब इन 20 क्या बोलते हैं क्लस्टर्स में से, इन 20 स्कूल्स में से कोई आप मान लो कि एक कोई स्कूल पिक कर लिया, ठीक है ना, कोई एक स्कूल पिक कर लिया, ठीक। तो आप ध्यान से नोटिस करो, इन 20 में से सबके पास, सारे स्कूल के पास सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम था, कोई भी सिलेक्ट हो सकता। मान लो कि 20 आपने कार्ड्स रखे और डिसाइड कर लिया कि किसी एक को चूज कर लेंगे रैंडमली। नाउ एवरी 20 स्कूल हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इक्वली। नाउ अगेन आप क्या करोगे, जो सेकंड प्रोसीजर है वो ये है कि हर एक क्लस्टर में आप जो सैंपल उठाओगे, क्योंकि हमको 20 स्टूडेंट उठाना था, कोई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना था, वो तो मैंने पहले क्लस्टर बनाया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। आफ्टर दैट हर एक क्लस्टर में से आपको क्या बोलते हैं, हर एक क्लस्टर में कह रहा हूँ, जो भी आप क्लस्टर उठाए रहेंगे, जो पिक किए रहेंगे, उसमें से आप क्या बोलते हैं, कुछ सैंपल्स उठाने हैं। यहाँ पे भी आपको ये इंश्योर करना है कि आप रैंडमली उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये जो क्या बोलते हैं, कोई एक क्लस्टर जो चूज किया, मान लीजिए 20 क्लस्टर में से कोई क्लस्टर आपने चूज कर लिया, उस क्लस्टर्स में से भी मान लीजिए वहाँ पे 200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए स्कूल का क्लस्टर है, तो वहाँ पे भी 20 लोग जो निकालेंगे उसमें भी ये 200 लोगों के पास सेम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हम रैंडमली उठाएं। तो अब हम इसको यदि कंक्लूड करने का ट्राई करें तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप बेसिकली किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लस्टर्स डिसाइड कर देते हैं। अब उन क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स को आप पिक करते हैं, कुछ क्लस्टर्स को पिक करने के बावजूद विद इन दैट क्लस्टर जो आप सैंपल चूज करते हैं वो रैंडमली करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि हर क्लस्टर में एक्चुअली जो भी क्लस्टर्स आप चूज करेंगे, और क्लस्टर्स कौन सा चूज करना है ये भी रैंडम है, उस क्लस्टर्स में से जो भी सैंपल्स चूज करेंगे वो भी रैंडमली चूज करेंगे। तो देयर आर ओनली 2 क्राइटेरियाज, रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स, बहुत सारे क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स उठाने हैं, और उस क्लस्टर्स के विद इन दैट क्लस्टर ओनली जो सैंपल्स का सिलेक्शन होगा वो भी रैंडमली होगा। सो आई थिंक दीज 2 क्राइटेरियाज दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। आपको क्लस्टर सैम्पलिंग समझ में आ जाएगा। और हम अभी डिफरेंस क्रिएट करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, ठीक है ना। हाँ, यदि मैं यहीं पे डिफरेंस थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या मेजर डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपके पास हर स्टेटा से आप सैंपल उठा रहे थे, ध्यान से नोटिस करो। क्लस्टर सैम्पलिंग में हर क्लस्टर से आप डेटा नहीं उठा रहे हो ना, आपने जब 20 स्कूल्स में से एक स्कूल चूज कर लिया एज अ क्लस्टर, तब आप 19 स्कूल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नाउ यू आर थिंकिंग कि उस एक क्लस्टर्स में से आपको सैंपल उठाने हैं। सो नाउ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जितने स्टेटा होते हैं, हर स्टेटा से आपको सैंपल दिए जाते हैं, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हर क्लस्टर से आपके क्या बोलते हैं सैंपल नहीं लिए जाते हैं, बल्कि उन क्लस्टर्स को जो क्लस्टर सैंपल के रूप में चूज कर लिए गए हैं
उसमें से आपको सैंपल्स उठाने होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपल, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आप पहले क्लस्टर सैंपल चूज करते हैं, देन उसके बाद से आप उसमें से सैंपल चूज करते हैं, एक्चुअल सैंपल चूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस डिफरेंस शुड बी क्लियर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एक रिसर्चर है, वो क्या करता है, इनकम के बेसिस पे ग्रुप्स डिसाइड करता है, और उसके बाद से वो चूज करता है कि हम मिडिल क्लास वाले पे से स्टडी करेंगे, या मिडिल क्लास या गरीबों पे सिर्फ स्टडी करेंगे, हम अमीर लोगों को छोड़ देंगे। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, नॉट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्योंकि दी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर रहे होते हैं तो हम तीनों स्टेटा से कुछ ना कुछ सैंपल उठा रहे होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है ना। नाउ क्या बोलते हैं, आई विल कम टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आई थिंक दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि वर्ड से भी समझ में आ रहा है। इसमें पहला होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब यह है कि जो भी ईजिली एक्सेसिबल है, यहाँ पे ध्यान रहे, जो भी ईजिली एक्सेसिबल है उनको आप ले लेते हैं, इसीलिए इसको एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि मुझे जर्नलिस्ट को देखा होगा कि जर्नलिस्ट किसी मुद्दे पे व्यू लेना चाहते थे, और उनको कुछ लोगों का व्यू चाहिए, वो सबसे तो जाके बात नहीं कर सकते, तो उनको कुछ सैंपल्स उठाने चाहिए। तो किसी भी मार्केट में गए, और जो लोग भी ऐसे रैंडमली रेडी हो गए कि हाँ भाई मैं भी इंटरव्यू दे दूंगा, मैं भी इंटरव्यू दे दूंगा, देन दे आर पिकिंग इट। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग। पर्पचिव एंड जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है, एक्चुअली क्राइटेरिया होता है कि हमको क्या किन लोगों को पिक करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगेन मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ जर्नलिस्ट का। मैं एज ए जर्नलिस्ट गया, और मुझे पता था यार कि मान लीजिए कि कोई सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें वैसा मुद्दा है जिसपे एजुकेटेड लोगों से मैं व्यू ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बिल आया है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट पे बिल पे मुझे व्यू लेना है। नाउ चूंकि मैं क्या बोलते हैं, एज अ रिसर्चर मुझे पता चल रहा है कि यार नहीं यार, मैं अनएजुकेटेड इलिटरेट लोगों का व्यू नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने तो बिल पढ़ा ही नहीं होगा। नाउ आई एम मेकिंग अ क्राइटेरिया कि हम भाई एजुकेटेड लोगों का ही सिर्फ लेंगे, यहाँ पे इलिटरेट लोगों को अब पॉसिबिलिटी नहीं है सेलेक्ट होने का। द मोमेंट आई एम कमिंग विद माई डिस्क्रिशन, आई एम कमिंग विद माई क्राइटेरिया टू डिसाइड कि हम किस सैंपल को चूज करेंगे, देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज पर्पचिव या जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है ना। तो इसी वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, कोई पर्पज के बेस पे कि हम इन लोगों को ही स्टडी करेंगे, वहीं पे हमने अदर्स को इस बात के लिए हटा दिया, उनके पास प्रोबेबिलिटी उनकी खत्म कर दी कि वो एज अ सैंपल चूज किया जा सके। दैट इज वाई इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद है कोटा सैंपलिंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि स्टेप्स नहीं लोगों को पता है। देखो, हम क्या करते हैं, अगेन क्लस्टर सैंपलिंग की तरह ही हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर के, इनकम के। नाउ उसके बाद से हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम कुछ कोटा अलॉट करते हैं। कोटा अलॉट करने का मतलब समझो, जैसे मान लो कि मैंने इनकम के बेसिस पे कुछ कैटेगरी डिसाइड किया कि कुछ लोग जो होंगे वो पुअर होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो रिच होंगे। नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू एलोकेट सम कोटा हेयर। पॉइंट टू बी नोटेड, इन द क्लस्टर सैंपलिंग व्हाट यू वुड हैव डन, आपने क्या किया होता कि आप इन तीनों में से कोई एक तो क्लस्टर उठा के फिर स्टडी किया होता, और उसमें भी रैंडमली सैंपल चूज किया होता। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप कोटा डिसाइड कर रहे हो कि यार देखो, हम जो गरीब लोग हैं वहाँ से 50% उठा लेंगे, जो मिडिल लोग हैं वहाँ से 40% उठा लेंगे, और जो रिच लोग हैं वहाँ से 10% उठाएंगे। एक और चीज़ ध्यान में नोटिस करना, यहाँ पे कोई भी रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं फॉलो होती है। मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि गरीब लोगों की पॉपुलेशन 80% है, तो टेक्निकली यदि प्रोपोर्शनैलिटी का रूल फॉलो होता तो आपको 80% सैंपलिंग वहाँ से उठाने पड़ते, जो कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग, कि क्या बोलते हैं यहाँ पे रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं फॉलो होता है। सेकंड चीज़ क्या है कि जब हम कोटा अलॉट कर दिए, उसके बाद से हम क्या करते हैं, इनके बीच में भी नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। दिस इज द वेरी क्रूशियल पार्ट, कि मान लीजिए हमने सोचा कि गरीब लोगों में से 50 लोगों को पिक करेंगे एज ए सैंपल। नाउ गरीब लोगों में से 50 लोग कौन से होंगे, रैंडमली नहीं सिलेक्ट होता है, नो। मान लीजिए मैं किसी बस्ती में गया, वहाँ पे पूरी बस्ती गरीब थी, अब हम उन 50 में भी मान लीजिए अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस के बेसिस पे 50 लोगों को पिक कर लिया। नाउ इन दिस क्या बोलते हैं, इन दिस टाइप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वाई? बिकॉज सारे गरीब लोगों को सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है सैंपलिंग करने का, क्योंकि हमने अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर चूज कर लिया, या अपने जजमेंट के बेसिस पे चूज कर लिया। नाउ एवरीवन हैज नॉट
द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इक्वली, क्योंकि हमने रैंडमली नहीं चूज किया। तो देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस, ध्यान में रखना। यदि मान लो कोटा सैम्पलिंग को मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से कंपेयर करूं, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पहली चीज ये थी कि रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होता था कि हम जो भी कैटेगरीज होगी उस कैटेगरीज का टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रोपोर्शन है, उसके बेसिस पे भी हम सैम्पलिंग का प्रोपोर्शन डिसाइड करते थे। कोटा में कोटा एलोकेट अपने मन से आप करते हो, आपका ये बेसिस नहीं होता है कि उस कोटा का यानी उस कैटेगरी का कितना परसेंट पॉपुलेशन में रेशियो है, यू डोंट डिसाइड दिस। सेकंड डिफरेंस इज कि आप क्या बोलते हैं, जब आप कोटा एलोकेट कर दिए, फिर विद इन दैट ग्रुप आप जब सैंपल्स उठाते हो तो वो नॉन रैंडमली उठाते हो, रैंडमली नहीं उठाते हो। सो दैट इज वाई इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो दीज टू डिफरेंसेस मस्ट बी क्लियर। एक और चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर कोटा सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। तो क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या देख रहे थे कि कुछ क्लस्टर्स को हम पिक कर रहे थे एज अ क्लस्टर सैंपल। यहां पे हर एक ग्रुप से, हर एक कैटेगरी से सैंपल चूज हो रहा है। अगेन मैंने क्लस्टर सैंपलिंग समझाते हुए क्या बोला था कि क्लस्टर सैंपलिंग में टोटल जितने ग्रुप्स बनते हैं, टोटल जितने क्लस्टर्स बनते हैं, उन क्लस्टर्स में से हर ग्रुप से सैंपल नहीं लिया जाता है, उन क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं हम। फिर हर क्लस्टर से कह रहा हूं, जो कुछ क्लस्टर सेलेक्ट किए होते हैं उसमें से हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग रैंडमली चूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्लस्टर सैंपलिंग में हर ग्रुप्स के साथ हम क्या बोलते हैं, सैंपल नहीं उठाते हैं, पर कोटा सैंपलिंग में हर ग्रुप से कुछ ना कुछ सैंपल उठाते हैं बेस्ड ऑन द एलोकेटेड कोटा। आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस एंटायर थिंग, ठीक है ना। एंड वन मोर टाइप इज स्नोबॉलिंग सैंपलिंग। स्नोबॉलिंग सैंपलिंग में मतलब जैसे मान लो मैं एक रिसर्चर था, ठीक है, और मैं ए इंसान के पास पहुंचा और इसी से पूछा कि यार मेरे को ना कोई और इंसान बता दो जिससे मैं जाके बात कर सकता हूं अपने इस टॉपिक के बारे में, ताकि हमको कुछ पता चल जाए। जनरली जैसे मैं जेएनयू में जनरली देखता हूं कि लोग आके जब अपना वो देते हैं सैम्पलिंग का वो सब कुछ देखते हैं, पूरा क्वेश्चनेयर वगैरह देते हैं, तो दे ऑफन आस्क कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई दोस्त होगा क्या, आप उसको शेयर कर सकते हो क्या, आप उसका नंबर दे दोगे मेरे को। तो फिर उसके बाद से हम बी ग्रुप के बारे में पता करते हैं, फिर बी ग्रुप से सी ग्रुप के बारे में पता करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आप किन लोगों को चूज कर रहे हो ये आपको नहीं पता है, ठीक है। सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है सेलेक्ट होने की। सेकंडली, आपका किस जगह तक पहुंचोगे, मतलब ये सी बंदा कहां लेके जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, आपको नहीं पता होता है। इसी वजह से इसको हार्ड टू रीच सैम्पलिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। तो आई थिंक इट वॉज वेरी इजी वन कि हाँ, मतलब हमको कुछ क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस मिलते जाते हैं, रेफरेंसेस के बेसिस पे हम सैंपल्स डिसाइड करते रहते हैं, ठीक। नाउ आई थिंक ये अब तक हमने प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी समझाने का जितना हो सकता है उतना ट्राई किया है। यदि नहीं समझ आएगा ना, इस पूरे वीडियो को बहुत आराम से, यदि लास्ट का ये जो 15 मिनट मैंने समझाया है, इसको यदि बार बार ध्यान से आप नोटिस करोगे ना, आई हैव ट्राइड टू यूज वर्ड वेरी कॉन्शियसली, ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, और आप उसको लिख के और एग्जाम्पल्स के साथ विजुलाइज करोगे, देन यू वुड बी एबल टू मार्क इट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एट लास्ट जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए थे, उसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड कर सकें। वन मोर थिंग कि वी हैव ऑल्सो डन वन थिंग कि जो भी रिक्वायर्ड सिलेबस सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल इग्नू, नितिन सांगवान, सी एन शंकरराव, और जो रिलेवेंट PYQs आते हैं नेट के, वो सारे हम पिक कर सकें ड्यूरिंग दी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज our test series, and I think it will be very much helpful for you, because I personally have been very much devoting my time and energy to this initiative. I think in this much price you wouldn't get this much effort. I can guarantee for this thing. So thank you for watching this video, and I hope this would help you in comprehending this part कि mean median mode और probability sampling and non probability sampling में अब गलती नहीं होगी आपसे। And trust me, if you would watch this video 2-3 times, you would not mark questions wrong on this part at least. So once again, thank you for watching this video, and enjoy your journey of preparation. Bye.